जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां हिमांशु सिंह हत्याकांड को लेकर देर रात तक हंगामा चलता रहा। आक्रोशित लोगों ने मिस्टर गुरुकुल चक्कर जाम किया और आगजनी की और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं पुलिस वाहनों के साथ एसपी की गाड़ी में भी तोड़फोड़ किया गया। वहीं देर रात जिले के एसएसपी सिटी एसपी मौके पर पहुंचे और लापरवाह 3 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया। पूरा मामला जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बार के बाहर 2 पक्ष के बीच विवाद जानलेवा बन गया। घटना में 2 युवक घायल हुए थे। घायल युवक की टीएमएच अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। आक्रोशित लोगों ने बिष्टुपुर मेन गोल चक्कर जाम कर दिया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं डीएसपी और थाना प्रभारी मौके पर मौजूद रहे। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर है। आशीष, तोड़फोड़ के बाद से अब किस तरीके के हालात? जी बता दूं कि कल देर रात 3 बजे तक ये बवाल चलता रहा। हालांकि जिले के एसएसपी सिटी एसपी मौके पर पहुंचे और उसके बाद जो लापरवाह 3 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, तो वहीं जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी का जल्द से जल्द आश्वासन दिया गया है। हालांकि जो पीड़ित परिवार है और करनी सेना के लोग जो है वो साफ तौर पर जिला पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो जमशेदपुर बंद करने का आह्वान भी किया गया है। हालांकि पूरा मामला बता दूं तो 2 दिन पहले जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के एक बार में जो है 2 पक्ष के बीच विवाद हुआ था और उसके बाद बाहर निकलते ही इन लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई थी। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर हिमांशु और उनके साथ एक मित्र था, उनको हिरासत में लेकर पुलिस गाड़ी में बैठा दिया गया था। मगर इसी बीच जो दूसरे पक्ष के युवा है वो आते हैं, पुलिस के मौजूदगी में उसे पुलिस की गाड़ी से उतार कर उसके ऊपर चाकू से जानलेवा हमला करते हैं और उसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसका इलाज टीएमएच में चल रहा था। मगर कल देर शाम उनकी मौत हो गई और उसके बाद जो है पीड़ित परिवार और करनी सेना पुलिस के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया कि पुलिस की मौजूदगी में कैसे उसकी हत्या हुई और उसी को लेकर जो है उग्र आंदोलन की शुरुआत की गई और उसके बाद देर रात तक ये बवाल चलता रहा। हालांकि इस मामले को लेकर अब बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता जो है वो भी सरकार पर और जिला पुलिस पर सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं। मगर इस घटना में आपको बता दूं कि कई पुलिस गाड़ियों को भी तोड़ा गया, आगजनी की गई, यहाँ तक कि सिटी एसपी के गाड़ी को भी तोड़फोड़ किया गया। फिलहाल अभी जो है आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और उसके बाद ही मामला शांत होगा। मगर अब 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो जमशेदपुर बंद करने का भी आह्वान करनी सेना की ओर से दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। पलामू से बड़ी खबर, चाय की परिवार में मौतों से हड़कंप मचा हुआ है। 1 माह में परिवार के 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अज्ञात बीमारी से मौत की आशंका है। 2 लोगों के रिम्स में इलाज के दौरान मौत हुई है। पंडवा थाना क्षेत्र के सिक्का गांव का यह मामला सामने आया है। कुलदीप मेहता के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार झाड़ फूक कराने में भी जुटा रहा। परिवार के कुछ सदस्य अभी भी बीमार हैं। रिम्स में बीमारों का इलाज जारी है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार के घर पहुंचा तो बड़ी खबर, जहां एक ही परिवार में लगातार ये मौतें हो रही है। पिछले 1 महीने में इस परिवार के 5 लोगों की जान चली गई है। अज्ञात बीमारी से मौत की आशंका जताई जा रही है। अब 2 लोगों के रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई है, लेकिन बीमारी कौन सी है इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। पंडवा थाना क्षेत्र के सिक्का गांव का यह मामला सामने आ रहा है। कुलदीप मेहता के परिवार पर दुखों का पहाड़ अब टूट पड़ा है। परिवार झाड़ फूक कराने में भी जुटा रहा। नीलकमल हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। नीलकमल, जब 5 मौतें 1 महीने में होती है तो क्या कोई मेडिकल की टीम वहां नहीं पहुंची? स्वास्थ्य विभाग ने इसको समझा नहीं, देखा नहीं कि आखिर बीमारी है क्या है? देखिए, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला पंडवा प्रखंड के सिक्का गांव का है, जहां पे कुलदीप मेहता की मौत हुई है और कुलदीप मेहता के साथ उनके परिवार के अन्य 4 सदस्य की मौत हो चुकी है। और आपको बता दूं कि इस अज्ञात बीमारी के बारे में स्वास्थ्य विभाग को भी सूचना है, लेकिन करीब 1 माह बीतने जा रहा है, लगभग लगातार मौतें हो रही है और संख्या 5 हो गई है। लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है इस पूरे मामले में गंभीरता नहीं दिखाई है, ना ही पीड़ित परिवार का संज्ञान लिया है कि आखिर कौन बीमारी से इनकी मौत हो रही है। इस बात को लेकर के स्थानीय ग्रामीणों में भी नाराजगी है, शंका बना हुआ है कि आखिर किस तरह का बीमारी है जिस तरह से लगातार मौतें हो रही। अभी भी उस परिवार, कुलदीप मेहता के परिवार के 2 अन्य सदस्य रांची रिम्स में इलाजरत है और उनकी भी हालत गंभीर है। और आपको बता दूं कि इसके अलावे
स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र को भी सूचना दिया गया था ग्रामीणों के द्वारा, उसके बाद भी जांच नहीं की गई। एमएमसीएच की भी टीम वहां पे नहीं पहुंची है, प्रशासन की भी टीम कहा जाए तो नहीं पहुंची है। यही वजह है कि लोगों में नाराजगी है और ये परिवार जो है अज्ञात बीमारी से ग्रसित था और कुछ दिनों तक झाड़ फूक सहारे ये इलाज नहीं कराया स्वास्थ्य केंद्र में, और अभी जब हालात जब मौतें होने लगी तब इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये मौत की सिलसिला जो है जारी है। अभी भी 2 लोग जैसा बता रहे हैं, कुलदीप मेहता की पत्नी और बड़ी बेटी जो है रिम्स में अभी एडमिट है और वो ऑक्सीजन पे है, उनकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतना 5 लोगों की मौत हो जाती है, उसके बाद भी प्रशासन गंभीर नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी तक जांच नहीं कर पाई है कि आखिर किस बीमारी से मौत हुई है। इसको लेकर के ग्रामीणों में भी दहशत है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। गिरिडीह से बड़ी खबर, जहां के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 45 साल के शख्स पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेत दिया, जिस कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित मजदूरी करके अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन पर अचानक हमला कर दिया और धारदार हथियार से गला रेत दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। कहाँ काम करने गए थे? कहाँ पर? वो पीछे आया 2-3 लड़का और मार। कौन लड़का लोग मार दिया? रोसिम था, एक बबलू बेटा था। कहाँ घर हुआ इनका? रांची से बड़ी खबर, जहां राज्य भर में आज से एसआईआर शुरू हो रहा है। 30 जून से 29 जुलाई तक ये अभियान चलेगा। हर मतदाता को फॉर्म भरना होगा, घर घर बीएलओ पहुंचेंगे। दस्तावेज केवल वहां माने जाएंगे जहां मैपिंग नहीं होगी। अनमैप्ड मतदाताओं को ये भरना होगा फॉर्म और 11 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना होगा। तो आपके द्वार बीएलओ पहुंचेंगे और इस दौरान आपको फॉर्म भरना होगा। और एसआईआर की प्रक्रिया में जाहिर सी बात है कि सहयोग भी लोगों से करने की अपील की गई है। हालांकि जेएमएम कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कई लोगों की तैनाती उनकी तरफ से की गई है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, लेकिन इन अयोग्य वोटरों को हटाने के लिए ही ये एसआईआर की प्रक्रिया अलग अलग राज्यों में पूरी की गई है। अब झारखंड की बारी है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। तो रांची समेत राज्य भर में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 30 जून से 29 जुलाई तक राज्य भर में एसआईआर को लेकर अभियान चलेगा। इसमें हर मतदाता को फॉर्म भरना होगा। इसको लेकर बीएलओ घर घर पहुंचेंगे। इस दौरान दस्तावेज की मांग सिर्फ वहीं की जाएगी जिन मतदाताओं की मैपिंग अब तक नहीं हो पाई है। वहीं बीजेपी ने एसआईआर की प्रक्रिया का जहां स्वागत किया है, कांग्रेस ने कहा है कि कोई भी पात्र मतदाता इसमें छूटना नहीं चाहिए। साथ ही जेएमएम ने कहा कि एसआईआर पर पार्टी की पूरी नजर है। औपचारिक रूप से एसआईआर शुरू हो रहा है और अब जो सरकार के कर्मचारी हैं चुनाव आयोग के निर्देश पर घरों पर जाएंगे और लोगों का नाम जो है जोड़ेंगे और लोगों का जिनका नाम नहीं है उन्हें काटेंगे भी। ये एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है जो चुनाव आयोग समय समय पर कराता रहा है और विपक्ष को इस पर इसलिए आपत्ति होती है क्योंकि इससे घुसपैठियों के नाम कट जाते हैं, फर्जी वोटर्स के नाम कट जाते हैं जिनके सहारे वो चुनाव जीतता है। झारखंड में तो सत्ताधारी गठबंधन को बांग्लादेशी घुसपैठियों से कितना प्रेम है ये छिपा नहीं है। तो एसआईआर का झारखंड में बहुत बेसब्री से इंतजार यहाँ के मुसलमानों को भी है क्योंकि बाहर के बांग्लादेश के और रोहिंग्या मुसलमान उनका हक मारी कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से ना कटे, इसको लेके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और हमने लगभग 20,000 BLA2 की नियुक्ति भी की है ताकि वो लोगों के संपर्क में रहें और जो भी इस तरह की मंशा है तो उसको हम लोग दूर करें और सभी जेन्युइन वोटर्स का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। देखिए, एसआईआर तो चल ही रहा है। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग जिस मंशा के साथ एसआईआर को अन्य राज्यों में इन्होंने इम्प्लीमेंट किया उसके फलाफल क्या है
ये सभी को पता है। झारखंड में उस असर को कैसे हम कम से कम करें, किसी का नाम ना कटे, जो भाजपा विरोधी मत है वो नाम डिलीट ना हो, जो कि प्रयास केंद्र सरकार का अपने एजेंसियों के माध्यम से है, तो वो हम उसे न्यूट्रलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद हैं। हुल दिवस पर राजधानी रांची के सिद्धो कान्हू पार्क में वीर शहीद सुबह से ही उन्हें याद किया जा रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। लोग सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 30 जून 1855 उस तारीख को याद कर रहे हैं जब हुल दिवस की गौरव गाथा लिखी गई थी। सिद्धो कान्हू के साथ उनके भाई बहन चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान को भी आदिवासी समाज गर्व और गौरव के साथ याद कर रहा है। सिद्धो कान्हू अमर रहे। तारीख थी 30 जून 1855। धरती थी साहेबगंज के भोगनाडीह की और जो नायक थे वो सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि 1857 की क्रांति से 2 साल पहले ही सिद्धो कान्हू ने एक क्रांति का बिगुल फूंक दिया था और बिगुल फूंका था वास्तव में महाजनों के खिलाफ, उस समय की जो कानून व्यवस्था थी उसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि रांची के सिद्धो कान्हू पार्क में वो तमाम लोग जो आज सिद्धो कान्हू को याद कर रहे हैं यहाँ पहुँचे हैं। मतलब कि एक हुल दिवस की जब आवाज़ आती है तो एक कसक उठती है भोगनाडीह से सीधे कि राजमहल की पहाड़ियों में क्या हुआ था। आज ही का दिन 1855 में हमारे वीर शहीद पूर्वजों ने सिद्धो कान्हू और चांद भैरव, फूलो झानो, ये लोग सभी भाई बहनों ने हमारे लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए जो बिगुल फूका और आज़ादी के जो लड़ाई लड़ी महाजनों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, आज हम लोग उसको गर्व से याद करते हैं और आज हम लोग उनको नमन करते हैं पूरे आदिवासी समाज की ओर से कि आज हमको शान से जीने के लिए उन्हीं ने अधिकार दिया। क्या बात है, बताएं कि इतिहास में वो पन्ना जो है गौरव की स्याही से लिखी गई है। देखिए हमारे साथ भी यहाँ वर्तमान में जो फूलो झानो को याद करने वाली जो बहनें हैं, बोले कि फूलो झानो याद है। फूलो झानो आज के ही दिन सिद्धो कान्हू के जो जन्म बहन थी वो फूलो झानो थी, जिन्होंने इस क्रांति का रूप पहले दिया, इसका बिगुल फूंक दिया था कि 30 जून 1855 ईस्वी से पहले ही इन्होंने आदिवासियों के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया था। राजमहल की पहाड़ियों में जो फूलो झानो उस समय की जो महिलाएं थीं अपने अधिकारों को लेकर कितनी जागरूक थी। जी, आज भी हमारे महापुरुषों की को जो उनकी प्रेरणा, जो उनका बलिदान है उसको याद करते हुए पूरे युवाओं को भी प्रेरणा लेकर के आगे आना चाहिए और अपने हक अधिकारों का लड़ाई को लड़ना चाहिए। तो इतिहास के कैलेंडर से उस तारीख को याद कीजिए। 171 साल पहले की बात है। वास्तव में वो तारीख आज ही वर्तमान को प्रेरणा देती है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। हुल दिवस पर साहिबगंज के भोगनाडीह में किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम की मंजूरी नहीं मिलने पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा कि शहीदों की विचारधारा को दलगत भावना से ऊपर उठकर देखना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से कार्यक्रम को लेकर अनुमति देने की मांग की। वहीं कांग्रेस ने जेएमएम की तरह ही अपने बयान में कहा कि साहिबगंज जिला प्रशासन ने कुछ सोच समझकर ही कार्यक्रम नहीं करने की अनुमति दी है। आज हुल दिवस है और हुल दिवस के अवसर पर भोगनाडीह में बहुत लोग हैं, बहुत राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं। वो अमर शहीद जो है वो सिद्धो कान्हू को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाते हैं। 1855-56 के दौर में इन दोनों भाइयों ने हजारों संथालों के साथ मिलकर जो भागलपुर और राजमहल का इलाका है उसको मुक्त करा दिया था, आजाद करा दिया था। और उसके बाद भी हेमंत सरकार ने आज सभी राजनीतिक दलों को वहां श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए अनुमति नहीं दी है, जो बहुत ही दुखद है। झारखंड की सरकार इस हुल दिवस के अवसर पर भोगनाडीह में भव्य कार्यक्रम आयोजित करती है। जहां तक विपक्ष के कार्यक्रम के का करने का भोगनाडीह में इजाजत का प्रश्न है, जिला प्रशासन ने अपनी ओर से कई परिस्थितियों का आकलन करने के बाद निर्णय लिए होंगे। देखिए, हुल दिवस एक बहुत ही पावन और प्रेरणा लेने वाला दिवस। भगवान सिद्धो कान्हू ने क्या कुछ किया और उनके बताए आदर्शों पर चलने का प्रण लेना होगा। तमाम जो
युवा हैं, जो वैसे लोग हैं जो मानते हैं कि एक संघर्ष गाथा लिखी थी सिद्धू कान्हू ने। जहां तक रही बात परमिशन नहीं देने का, ये पूरी तरह से जिला प्रशासन का काम है। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां जिले में अवैध महुआ शराब के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उपायुक्त के निर्देश पर उत्पाद विभाग और मुफस्सिल थाना की संयुक्त टीम ने 12 मोरिया गांव में छापेमारी की। इस दौरान शराब बनाने के लिए रखा गया करीब 4000 किलोग्राम चावा महुआ मौके पर नष्ट कर दिया गया, जबकि 300 लीटर तैयार अवैध महुआ शराब भी जब्त की गई है। हालांकि टीम के पहुंचने से पहले कारोबारी फरार हो गए। प्रशासन ने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड के बेलकुंडी में उसरी नदी से अवैध बालू खनन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरोप है कि बालू माफिया लगातार नदी से मशीनों और वाहनों के जरिए बालू निकाल रहे हैं। इससे न केवल नदी के प्राकृतिक स्वरूप को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि सरकार को भी राजस्व की भारी क्षति हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार हो रहे अवैध खनन के कारण उसरी नदी में कई स्थानों पर गहरे गड्ढे बन गए हैं। ये गड्ढे बरसात के मौसम में पानी से भर जाते हैं, जिससे बच्चों और ग्रामीणों के डूबने का खतरा बढ़ गया है। बच्चा देखिए अभी सुबह यहाँ बालू माफिया द्वारा जमीन का खुदाई करके और बालू निकाल के बेचा जा रहा है। इस संबंध में मैंने जिला प्रशासन को, डीसी साहब को और जिला उत्खनन पदाधिकारी को भी और यहाँ के थाना प्रभारी सीओ साहब, यहाँ तक कि मैंने मुख्यमंत्री तक का भी आवेदन दे चुका हूँ, परंतु आज तक इस संबंध में प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। बात करते हैं खूंटी की, जहां खूंटी कोलेबियरा स्टेट हाईवे से सटे कुल्डा जंगल में पिछले करीब 10 दिनों से 6 जंगली हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि एक मादा हाथी ने यहां बच्चे को जन्म दिया है, जिसकी वजह से हाथी इस इलाके में रुके हुए हैं। हाथी कई बार जंगल से निकलकर सड़क पर आ जाते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों और स्कूली बच्चों में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से हाथियों को भगाने की मांग की है। ये कुल्डा जंगल है जो अमा पंचायत के अंतर्गत आता है। ये जंगल में कुछ दिन से पता चल रहा है कि जंगली हाथियों का यहाँ आवागमन है। यहाँ जो मुख्य पथ है जो मुंबई को जाती है, राउरकेला को जाती है और अन्य राज्यों को जाती है। और यदि तोरपा की ओर देखेंगे तो तोरपा से टाटा या फिर कुटी मुख्यालय की ओर जाती है। तो इसमें रोड आवागमन में काफ़ी राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए बात झारखंड के मौसम की करेंगे। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होता दिख रहा है। मौसम विभाग ने 30 जून और 1 जुलाई को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रांची, खूंटी, हजारीबाग, धनबाद और संथाल क्षेत्र में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 1 जुलाई तक मानसून सक्रिय होने की आशंका जताई है। किसानों के लिए यह बारिश फसलों के लिहाज से काफी फायदेमंद मानी जा रही है। बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 30 जून यानी आज की तारीख और कल 1 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। भारी बारिश का अलर्ट मतलब आपको तेज हवा के साथ बारिश होगी और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि ये जो मौसम है, जो बारिश का जो मौसम होगा, किसानों के लिए काफ़ी बेहतर होगा। बता दें कि आपको राजधानी रांची का मौसम की बात करें तो राजधानी रांची के मौसम में सुबह से आसमान में बादल छाए हैं और ये बादल बता रहा है कि शायद अब से कुछ घंटे के बाद वो बारिश हो जिसके बारे में पूर्वानुमान है। हमारे साथ राजधानी रांची के लोग सीधे बात करेंगे। जो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, क्या कहेंगे? हाँ, पढ़ा मैंने भी है कि आज बारिश की संभावना अगले 2-3 दिन तक है। होना भी चाहिए। अब तो बारिश का मौसम आ गया है तो बारिश तो होनी ही चाहिए। बारिश ज़रूरी भी है, खास करके किसानों के लिए। और मौसम हम लोग के लिए भी अच्छा हो जाएगा तो बहुत खुशी होगी। अभी तो आप देख ही रहे उमस कितना है कि जरा पेड़ के इन पत्तों को देखना ज़रूरी है, जो ये बता रहे हैं कि हवा का प्रवाह जो है वो मानसून के बादलों को किस तरह बुला रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है बारिश को लेकर, वो भारी जो बारिश का अलर्ट है राजधानी समेत आसपास के जितने भी जिले हैं, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग के साथ साथ धनबाद और संथाल के जिलों को लेकर भी है। कुल मिलाकर भारी बारिश का जो अलर्ट है उससे सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जब